इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम चर्चा करेंगे क्रिया, जिसे हम लोग वर्ब कहते हैं। आइए समय में जाया करते हुए वर्ब की शुरुआत करते हैं। तो पहले समझ लेते हैं क्रिया होती क्या है। अगर उत्पत्ति का ली जाए तो इसकी उत्पत्ति हुई है लैटिन वर्ड के वर्बों से। तो एक कभी पूछ ले कि कहां से निकला हुआ वर्ड है, तो आप बता सकते हैं कि लैटिन वर्ड के वर्बों से आया है। और क्रिया के बारे में समझें। क्रिया और क्या बताती है? क्रिया को एक्शन वर्ड भी बोला जाता है। तो एक्शन और अकरेंस के बारे में बताता है कौन? क्रिया। तो एक्शन बताएगी क्रिया, स्टेट बताएगी, और एग्जिस्टेंस और अकरेंस के बारे में बताएगी। और समझें, क्रिया को सेंट्रल एलिमेंट भी कहा जाता है। सेंट्रल एलिमेंट ऑफ एनी सेंटेंस। तो क्रिया क्या है? एक मुख्य तत्व है किसका? किसी भी सेंटेंस का एक मुख्य तत्व क्या होता है? क्रिया होता है। इसके माध्यम से हम एक्शन बताते हैं, स्टेट बताते हैं, एग्जिस्टेंस बताते हैं, अकरेंस बताते हैं। ये लैटिन वर्ड के वर्बन से निकला हुआ है शब्द। अब देखें कुछ एग्जांपल से। ही इज टीचिंग इंग्लिश प्रॉपरली। वह ठीक से क्या कर रहा है? इंग्लिश पढ़ा रहा है। तो ये टीचिंग जो क्या है आपका एक्शन बता रहा है। अगला देखिए कि ही इज 22 years ओल्ड। वो कितने साल का है? 20 साल का है। तो 20 साल इसके माध्यम से क्या बताया गया? स्टेट बताया गया है। The Ganga originates from the Himalayas। ओरिजिनेट्स के माध्यम से हम लोग क्या बता रहे हैं? इसका स्टेट आपने देख लिया, एक्शन देख लिया, एग्जिस्टेंस। Ram was killed by Mohan। ये क्या है आपका? ये आपकी एक घटना हुई, अकरेंस हो गया। तो आपने देखा कि वर्ब क्या है? वर्ब लैटिन वर्ड के वर्बों से लिया गया है और इसके माध्यम से एक्शन, स्टेट और एग्जिस्टेंस और अकरेंस बताया जाता है। एक सेंट्रल एलिमेंट है, मुख्य तत्व है किसका? किसी भी सेंटेंस का। कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए क्रिया का होना अत्यधिक जरूरी है। इसके माध्यम से टीचिंग यहाँ क्या बता रहा है? एक्शन बता रहा है। इज क्या बता रहा है? अवस्था बता रहा है। ओरिजिनेट्स क्या बता रहा है? एग्जिस्टेंस बता रहा है। किल्ड क्या है? किसी को मारा जाना क्या है? घटना है। अब देखेंगे आगे फॉर्म्स ऑफ वर्ब। तो वर्ब की जो फॉर्म होती है उसको समझते हैं। वर्ब की मुख्यतः 5 फॉर्म होती हैं, जिसे हम कहें वर्ब की बेस फॉर्म, इसको सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और 5वीं फॉर्म। बेस फॉर्म जैसे मैंने लिख दिया गो, इसका सेकेंड फॉर्म क्या लिखा गया? वेंट। थर्ड फॉर्म क्या है आपका? गॉन। फोर्थ फॉर्म क्या है? गोइंग। 5वां फॉर्म क्या है? गोस। ये 5 फॉर्म में क्रिया होती है और इसको समझिए। इस जो पास्ट थर्ड फॉर्म होता है इसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं और इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहा जाता है। इसको वर्ब के यस या ईएस फॉर्म भी कहा जाता है। तो वर्ब की कितने फॉर्म होती हैं? 5 फॉर्म होती हैं। अगली चीज समझें कि आपने देख लिया कि 5 फॉर्म है वर्ब की।
अगर मूल रूप में जो बेस फॉर्म होता है किसी भी वर्ब का, वो क्या होता है, सिंगुलर होता है या प्लूरल, इसमें डाउट होता है बच्चों को, तो ये ध्यान रखें कि जो बेस फॉर्म होता है ये आपका क्या होता है, सिंगुलर नहीं बल्कि क्या होता है आपका प्लूरल होता है। जैसे एग्जांपल समझें, गो जो है वो प्लूरल है, लेकिन गोस क्या है आपका सिंगुलर है, ये आपका सिंगुलर है, ये आपका क्या है प्लूरल है। तो आपने देखा कि वर्ब क्या होती है और फॉर्म्स क्या होते हैं। बेस फॉर्म में वर्ब कैसी होती है, तो प्लूरल होती है। तो आगे समझते हैं। आपने देख लिया वर्ब क्या होती है, क्रिया क्या है, और क्रिया के फॉर्म्स को देख लिया, और आपने देखा कि वर्ब मूल रूप में क्या होती है, तो प्लूरल होती है। अब अगली जो कहानी समझनी है, सॉर्ट्स ऑफ वर्ब, क्रिया के प्रकार। तो क्रिया के डिफरेंट भेद होते हैं, थोड़ा सा एक करके मैं क्लियर करता हूं। पहला है आपका ट्रांजिटिव वर्ब। तो पहली क्रिया है आपकी ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इसको हम लोग बोलते हैं सकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब कहे तो सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या है, सी लव्स हर डॉग, ये आपका सब्जेक्ट है, किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये आपकी क्रिया है, और ये आपका क्या है ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट को पहचानने के क्या तरीके होते हैं, किसी भी वाक्य पे आप वाट लगा लें या हुम लगा कर क्या करते हैं, आप ऑब्जेक्ट को पहचानते हैं। ऑब्जेक्ट आपके दो प्रकार के, ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। सी लव्स हर डॉग, वाट और हुम लगाकर हम लोग क्या करते हैं, पहचानते हैं ऑब्जेक्टों को। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए आपको वाट लगाना पड़ेगा, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए हुम लगाना पड़ेगा। तो ऐसी क्रिया जो क्या करती है, अपने बाद ऑब्जेक्ट को लेती हैं, उसे हम लोग कौन सी क्रिया कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ऐसी क्रिया जो अपने बाद ऑब्जेक्ट ले, उसे हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब देखें, ट्रांजिटिव वर्ब को दो भागों में बांटा गया। एक होता है मोनो ट्रांजिटिव और एक होता है आपका डाई ट्रांजिटिव। मोनो ट्रांजिटिव क्या है, मोनो को हम लोग कहें तो सिंगल ऑब्जेक्ट वाला बोलते हैं, डाई का मतलब होता है डबल। ऐसा ट्रांजिटिव वर्ब जो क्या करता है, अपने पास सिंगल ऑब्जेक्ट लेता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, मोनो ट्रांजिटिव। जैसे सी लाइक्स हिम, ये आपकी वर्ब है, ये सिंगल ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये कौन से ट्रांजिटिव वर्ब बनी, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। सी लाइक्स हिम कौन सा ट्रांजिटिव वर्ब हुआ, मोनो ट्रांजिटिव हुआ। डाई, he tells me a story, वह मुझे कहानी सुनाता है। टेल्स क्या है, आपके वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2, इसलिए कैसी वर्ब है ये, डाई ट्रांजिटिव वर्ब। तो आपने देखा ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। ट्रांजिटिव वर्ब वो है ऐसी क्रिया जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है, उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब दो प्रकार के होते हैं, डाई और मोनो। मोनो
जो अपने पास सिंगल ऑब्जेक्ट लेती हैं, और डाई वो होती हैं जो डबल ऑब्जेक्ट लेती हैं। आगे थोड़ा समझते हैं इसके। इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होती है? जैसे लिखा गया डॉग बार्क, कुत्ता भौंकता है, ये आपकी क्रिया है, ये वर्ब है, और इसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं आया है। तो ऐसी क्रिया जो अपने साथ ऑब्जेक्ट न ले उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ऐसी क्रिया जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आती है उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ध्यान रखें कि जैसे लिखा गया कि राम गोस, राम जाता है, तो सब्जेक्ट है, आपकी वर्ब है। इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो ये आपकी कौन सी वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन ध्यान रखें कुछ कंफ्यूज करने वाली चीजें होती है, जैसे बच्चे गड़बड़ करते हैं। राम गोस टू स्कूल, अब कुछ लोग इसको ऑब्जेक्ट समझ बैठते हैं। ऑब्जेक्ट के लिए मैंने बताया था ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका क्या होगा, आप व्हाट पूरे सेंटेंस में लगाइए या तो whom लगाइए, तब अगर इससे कोई आंसर मिल रहा है तो समझ जाइए ऑब्जेक्ट है, नहीं तो नहीं। यहाँ आंसर किससे मिल रहा है? वेयर से मिल रहा है, इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं है, ये आपका एडवर्ब है, और इसको प्रीपोजिशनल फ्रेज भी कहा जाता है। इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा, इसका पैसिव वॉइस नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब की परिभाषा क्या बनेगी कि ऐसा वर्ब जो अपने पास ऑब्जेक्ट नहीं लेता उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, लेकिन उसके बाद प्रीपोजिशनल फ्रेज आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 3 देखेंगे क्या होता है इंट्रांजिटिव। और तीसरा नंबर है आपका फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या है? जैसे कि एग्जांपल्स देखिए कि सी लाइक हॉकी, वह हॉकी क्या करती है? पसंद करती है। अब यहां पर देखिए सी है, मैं लिखूं यहां दे, यहां हो जाएगा दे लाइक हॉकी। अब यहां दे हो गया, अब यहां मैंने लिख दिया दे हैव लाइक्ड हॉकी। अब यहां पर जो परिवर्तन हो रहे हैं इसको देखना है। आपका सब्जेक्ट है सिंगुलर, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक ऐसा सब्जेक्ट है प्लूरल है, ये टेंस बदल रहा है। तो ऐसी क्रिया जो सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन या टेंस, ऐसी क्रिया जो नंबर से, पर्सन से या टेंस से प्रभावित हो जाए, ऐसी क्रिया को फाइनाइट वर्ब कहा जाता है। ऐसी क्रिया जो सब्जेक्ट के नंबर, अगर एक वचन है तो एक वचन जैसा व्यवहार करेगी, बहुवचन है बहुवचन जैसा, टेंस बदलने पे क्रिया बदल जाएगी। तो ये बात ध्यान रखना है कि ऐसी क्रिया जो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस से बदल जाए, ऐसी क्रिया को फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ऐसी क्रिया को फाइनाइट वर्ब कहा जाता है। अब देखिए चौथा नॉन फाइनाइट वर्ब। I enjoy playing. He enjoys
playing, he has enjoyed playing। इसमें एक चीज नजर आ रही होगी कि यहां पर देखिए इसके अनुसार ही बदल रहा है, टेंस के अनुसार ही बदल, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर एक क्रिया नहीं बदल रही है। ऐसी क्रिया जो सब्जेक्ट के नंबर टेंस से प्रभावित न हो, ऐसी क्रिया को नॉन फाइनाइट वर्ब कहा जाता है। जो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन तथा टेंस से बिल्कुल प्रभावित नहीं होती हैं, ऐसी क्रिया को नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब या इसी को आप एक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया टोटल आप पढ़ते हैं 24, उसमें आपके एक्सिलरी वर्ब में ही आपका आ जाता है, मॉडल वर्ब है, टोटल 24 है। तो ध्यान रखें टोटल संख्या में क्या हो जाएंगे, इसी को मैं दो भागों में ले लेता हूं। एक इसका भाग बनेगा कि इज, एम, आर, वाज और वर। दूसरा इसका पैटर्न है 11 और 13, इसके दो हिस्से विभाजित है, 11 और 13 हो गया है। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड। तीसरा पैटर्न इसका बनेगा डू, डज, डिड। ये टोटल संख्या हो गई आपकी 11। इसका पैटर्न थोड़ा सा चेक कर लें। पैटर्न इसमें ये आएगा कि इसके साथ आने वाला फॉर्म क्या होगा, आईएनजी होगा। इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी, इसके साथ वर्ब की बेस फॉर्म इस्तेमाल होगी। मॉडल वर्ब की संख्या कितनी होती है, 13। कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, विल, वुड, मस्ट, यूज्ड टू, ought to, need not और dare not। टोटल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6। टोटल मॉडल वर्ब की संख्या कितनी होती है, 13। इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। तो टोटल अगर हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो मॉडल वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब है आपकी मिलाकर टोटल संख्या होती है 24, जिसमें 11 आपकी ये हो गई और 13 आपकी हो गई। इसके साथ जो पैटर्न इस्तेमाल होगा उसको भी मैंने क्लियर कर लिया है। इसके साथ मैं जो बात किया हूं ये एक्टिव वॉइस में है, ये भी इस चीज को भी ध्यान रखें। आइए चलते हैं, कुछ और बातें करते हैं। कंफ्यूजिंग वर्ब्स, अक्सर कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जिसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, उसको समझते हैं। जैसे अगर एक शब्द है आपका राइस और आपका है रिच, ये दो शब्द हैं, इनका जो फॉर्म होता है इसको देखें। राइस का मतलब होता है जगना या उठना, तो इसका फॉर्म जो चलेगा राइस, रोज, राइजिंग। ये आपका है उठाना, इस चलेगा रेज्ड, रेज्ड। इसके प्रयोग में सावधानी बरते हैं। जैसे एग्जांपल समझें, द सन राइजेस इन द ईस्ट।
he raised his finger। तो ये ध्यान रखना है कि इसका प्रयोग आप कैसे करेंगे। कुछ बच्चों को यहां पर भी डाउट होता है, इसको समझ लीजिए। फील, फील का मतलब होता है महसूस करना। इसका जो फॉर्म चलता है फील, फेल्ट, फेल्ट, he felt me after my death। एक होता है आपका फील, ये है फील मतलब होता है भरना। इसका जो फॉर्म चलेगा फील्ड, फील्ड, he filled, he has filled his all his blanks। उसने महसूस किया, यहाँ अर्थ है, यहाँ पर अर्थ है भर दिया, यहाँ पर क्या है उठाया, यहाँ पर क्या है उठना। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके जोड़े के बाद अगला जोड़ा देखेंगे। अगला जो हिसाब किताब है फाइंड। फाइंड मतलब होता है पाना। इसका फॉर्म चलता है फाउंड, फाउंड। फाउंड का मतलब होता है स्थापित करना, फाउंडेड, फाउंडेड। एग्जाम्पल देखें, आई फाइंड अ की इन द मार्केट। ये यहां पर क्या अर्थ दे रहा है? पानी के अर्थ में। He founded a university in प्रयागराज। उसने, अब यहां समझते हैं, दोनों को उल्टा इस्तेमाल करने में गलत हो जाएगा। फाइंड मतलब प्राप्त करना, फाउंड मतलब स्थापित करना। ये हमने समझ लिया कि रेस, राइस, रेस, फील, फील, फाइंड, फाउंड। कुछ और वर्ब्स हैं। एक सबसे खतरनाक जो वर्ब है हैंग है। हैंग का दो सेंस इस्तेमाल करेंगे। हैंग मतलब होता क्या है? लटकाना। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आप लटकाने के अर्थ में इस्तेमाल करें कोई चीज तो हैंग, हंग, हंग होगा। सी हैंग्स हिज हर क्लास ऑन द हैंगर। वो लटकाती है कहां पे? हैंगर पे कपड़े लटकाती है। लेकिन ध्यान रखिए, इसका एक फॉर्म चलता है, अगर फांसी पर लटकाना होता है तब फांसी पर लटकाना। इसका फॉर्म चलेगा हैंग, हैंग्ड। एग्जांपल देखें, he hanged himself। इस चीज को भी ध्यान रखना है कि इसके दो फॉर्म चलेंगे, हैंग के। और अगर आप सामान्य चीजों को लटकाने का बोध कराना चाहते हैं, जैसे कोई कपड़े लटका दिया, कोई चीज सामान्य चीजें हैं तो वहां पर आप ये वाला फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई असामान्य चीज का अर्थ, सामान्य चीज नहीं बल्कि क्या है, फांसी देने का अर्थ है, तो ये वाला इस्तेमाल करेंगे। और आगे देखेंगे कुछ और वर्ब्स हैं। जैसे कि शब्द होता है फ्लो। फ्लो मतलब क्या होता है? किसी लिक्विड का बहना। क्या है? लिक्विड का बहना। इसका जो फॉर्म चलता है फ्लो, फ्लोड, फ्लोड चलेगा। ये ध्यान रखें। एक शब्द है फ्ली। फ्ली मतलब होता है भाग जाना। इसका जो फॉर्म चलेगा फ्ली, फ्लेड, फ्ली, फ्लेड, फ्लेड। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
आज की क्लास बस इतनी ही। इसके बाद इसकी और चर्चा मैं डिटेल में वर्ब की पार्ट नंबर 2 में करूंगा। यहाँ तक आपको जहां भी कोई दिक्कत आए कमेंट करें, जरूर पूछे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।